आदाब नाजरीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज खबर दोपहर में बात करेंगे यूपी इंतखाबात की। पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी सभी पर भारी है। सभी पार्टियां अपना पूरा जोर यूपी चुनाव के लिए सर्व कर रही हैं। पार्टियों में जबानी जंग जारी है, इल्जाम दर इल्जाम की सियासत हो रही है। सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं और दावों का सिलसिला भी जारी है। उधर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की मीटिंग हो रही है और बाकी मानदा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर खौज चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस और बीएसपी भी गाहे बगाहे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपना पूरा जोर एक दूसरे को कमतर और खुद को बेहतर बनाने में मसरूफ है। अब कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और अवाम में उनको कितनी मकबूलियत हासिल है, ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल सियासत के चौके ओढ़कर पार्टियां अवाम को रुझाने की कोशिश कर रही हैं। कोरोना के बढ़ते और घटते मामलों के दरमियान अखिलेश इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला होगा और पार्टियां उन पर कितनी अमल करेंगी, ये भी देखना होगा। इन सब के बीच ये भी देखना होगा कि अवाम अपने आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या फैसला करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सचिन रावत साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले सचिन रावत साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार बावजूद प्रियंका गांधी के दावों के और एक नई लहर लाने की कोशिश के कांग्रेस को वोट कटर पार्टी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यूपी के इंतखाबात में कांग्रेस का कोई बेस नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रारूप में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे इस बार महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक सामाजिक परिवर्तन की लहर को उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ाया है। और मैं समझता हूं कि उनकी जो एक टैगलाइन जो उन्होंने दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा पूरे प्रदेश में हर एक महिला, हर एक लड़की में गूंज रहा है। और लगातार आपने देखा होगा कि योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, भले हमारा संख्या बल कम हो, लेकिन अगर मुखर रूप से किसी ने योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो है श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी। महिला उत्पीड़न की घटनाएं जो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई जा रही थी, लखीमपुर की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, शाहजहांपुर की घटना हो, उम्भा की घटना हो, प्रयागराज की घटना हो, ऐसी तमाम घटनाएं, उन पर सीधी अगर लड़ाई लड़ी है तो प्रियंका गांधी जी ने लड़ी है। मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि आज आधी आबादी की बात करके हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की लहर छेड़ी है और हम लोगों ने कहा कि 40% भागीदारी महिलाओं की विधानसभा के टिकट में करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारी लिस्ट आई है उसमें से 40% भागीदारी सुनिश्चित हुई है। हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा पूरी की और हम लोगों ने कहा कि युवाओं के लिए कैसे सृजन किया जाएगा उनके रोजगार के बाद। तो हम लोग युवाओं के लिए भर्ती विधान का घोषणा पत्र लेकर के आए हैं कि जो 20 लाख रोजगार हम युवाओं को देंगे सरकार आने पर, तो उनकी कैसे कैसे भागीदारी होगी, कैसे युवाओं के लिए सचिन रावत साहब, दावे तो बहुत सारे, वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या अवाम इस पर भरोसा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ सपा स्पोक्सपर्सन अब्बास हैदर साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। नई हवा नई सपा, अखिलेश यादव का नारा। इस नई सपा में अब्बास साहब, नया क्या है और नया क्या करेगी ये नई सपा? जी देखिए मुनज़्ज़ा साहिबा, उत्तर प्रदेश की जो आवाम है उसने अखिलेश यादव जी के काम को देखा है, 5 साल उसको सराहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठग करके उनका वोट लिया,
लेकिन अपने संकल्प पत्र का एक भी वादा 5 साल में नहीं निभाया। आज उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांगता है। हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट युवा हैं उनकी बेरोजगारी दर 21% से बढ़ के 51% हो गई 5 साल में। कोविड से पहले हमने देखा, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल अब्बास हैदर साहब जी, हमने देखा कि कोविड से पहले किस तरह से हमारी जो प्रदेश है उसमें बेरोजगारी दर 6% से बढ़ के 10% हो गई। तो इस तरह से किसानों का जो हक था उनको नहीं मिला। जब किसानों ने अपना हक मांगा तो उसको आपने आतंकवादी और खालिस्तानी कह दिया। 700 किसान मर गए। आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो किसानों के विरोधी बिल आपने वापस ले लिए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है। 400 रुपए रेट देने को कहा था गन्ना किसानों को, आपने 5 साल में 25 रुपए बढ़ाया। आपने बोला था कि आप छात्रवृत्ति स्थापित करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे, आपने वो भी नहीं किया। आपने कहा था हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, आपने वो भी नहीं खोला। समाजवादी पार्टी ने अपने कामों को जो उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में उनको निभाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी में है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। इसीलिए गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और अखिलेश यादव जी की विकासवादी राजनीति को, उनकी विकासवादी सरकार को लाने के लिए लामबंद है। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों हर पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने वंचितों को दबाया है, शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार देश में सबसे ज्यादा है, महिलाओं के प्रति अपराध देश में सबसे ज्यादा है। ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? हमने देखा कि किस तरह से एक मासूम 16 साल के बच्चे को पुलिस ने पीट पीट के उसको अधमरा कर दिया। कल हमने देखा कि 2 दिन पहले लखनऊ में किस तरह से एक युवक को गाड़ी से निकाल के गोली मार दी गई पुलिस के हवाले से सपा के दौर में भी सपा की हुकूमत पर भी कई सवाल उठे थे। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब ये बताएं कि अवाम को, लोगों को रिझाने की कोशिश तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी ने उम्मीद की थी कि सपा इस तरह से उभर कर सामने आएगी? देखिए, सबसे पहले मुनज्जा जी मैं बोलूंगा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला था कि मैं लड़ सकती हूं और लड़ूंगी, ये इस तरीके के डायलॉग से चुनाव नहीं लड़े जाते। आवाज क्लियर है हमारी? जी जी बिल्कुल। हाँ, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, लेकिन नारे तो हर कोई देता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये प्रियंका गांधी का नारा है। मैं वही कह रहा हूँ। यदि प्रियंका जी ये कहती कि मैं भी लग रहा है, इनको बुरा क्यों लग रहा है? सबसे पहली बात तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? इनकी आरएसएस व भारतीय पार्टी की सोच महिला विरोधी है, तो ये यहाँ पर भी स्पष्ट हो गई। इनको हमारा जो नारा है उसमें भी बुरा लग गया। अगर महिलाओं की आधी आबादी की बात हम लोग कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द लग रहा है। तो मैं क्या मैं इस तरीके का डिबेट नहीं करता हूँ। महिला विरोधी सचिन रावत साहब, आपको बोलने का मौका दिया गया, मजीद भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी को अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी शेखर, देखिए, हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं, हमारे यहाँ पे जो बेटियां हैं, उनका काम जोड़ना है, नहीं कि लड़ना। यदि प्रियंका जी कह सकती कहती लड़कियां लड़ नहीं सकती सर, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, ये कहती कि मैं लड़की हूँ, मैं बढ़ सकती हूँ, यही सोच दिखाती है, यही सोच दिखाती है महिला विरोधी सोच। मैं आज देखिए, आप सचिन जी इस तरीके का डिबेट नहीं करता हूँ। शुभेंदु जी की बात का खंडन करना चाहूंगा कि आज अगर अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अत्याचार के खिलाफ लड़कियां क्या उत्तर प्रदेश की लड़ नहीं सकती? इनको क्यों दर्द लग रहा है? क्योंकि इनके जंगल राज के खिलाफ प्रियंका गांधी जी लड़ी है, वो रितु सिंह लड़ी है, जो लखीमपुर में नामांकन करने जा रही थी, भाजपा के गुंडों ने उनकी साड़ी खींची। वो उन्नाव की मां लड़ने जा रही है, जिसकी बेटी का बलात्कार किया भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मैं वही कह रहा हूँ, आप बोलते रहिए, महिला और बेटी लड़ने जा रही है। सचिन जी, अवस्थी साहब को भी अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दे। अवस्थी जी, मैंने ये कहा कि लड़की को बढ़ाने का काम होना चाहिए, ना कि लड़ाने का काम, जो प्रियंका गांधी ऑलरेडी अपने परिवार में, अपने पति से, अपने घर में राहुल गांधी जी से, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही नहीं चाहते यूपी में उनको प्रियंका गांधी जी को भेजा जाए। ये सब चीजों को है जी। नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा वाली बातें मत करिए। देखिए, वाली बातें मत करिए। जी, इस तरीके से आप बोलेंगे तो हमको बोलना आता है। मैं तो आप बोलेंगे, इस तरीके से आप बोलेंगे, आप इस तरीके से बोलेंगे, आप इस तरीके से चुप होकर सुनिए, आप चुप होकर सुनिए। पहले बताना चाहूंगा कि आज आप चुप होकर सुनिए, दिवस है और राष्ट्रीय बालिका दिवस पे आज इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं बैठ कर। बिल्कुल बिल्कुल, बात मुकम्मल करने का मौका तो दे, करनी चाहिए।
ठीक है सचिन जी, देखिए ये बात मुकम्मल करने का मस्करी मौका वाली दें। बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बच्चों को, जी अवस्थी भारतीय साहब। जनता पार्टी लड़कियों को लड़ाना नहीं बढ़ाना चाहती है, इसीलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली बात कही है। दूसरी चीज मैं आता हूं जो सपा ने कहा, देखिए कैसा उन्होंने इतने प्यार से इतनी सारी चीजें बोल दी। सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडई राज था, किस तरीके से उनके नेता कहते थे मां भारत माता डाइन है, जिस तरीके से घर घर जगह से लूटपाट होती थी, और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके बुलडोजर चढ़ाया है, वो उनको समझ में नहीं आता। अब उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत काम किए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, बेरोजगारी की बात कही उन्होंने। जब उनकी सरकार थी तो 17.5% बेरोजगारी थी, अभी 4.1 है। प्रति व्यक्ति आय डबल करी गई है। एयरपोर्ट खाली, आप उस समय जब आपके 70 सालों में 4 आए थे यूपी में, अभी 8+13 और बन रहे हैं। 8+13 आप नोट कर लो कहीं पे, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। एक्सप्रेस वे आपने खाली 50 सालों में, 60-70 सालों में एक बनाया था, हमने 5 नए बना दिए, चालू हो गए। पर अवस्थी साहब अखिलेश यादव है। का कहना है कि ये तो जो काम, जो टेंडर हमने पास किए थे, जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए थे, जिनकी परमिशन हमने दी थी, उनको इनॉग्रेट कर रही है बीजेपी और अपना काम बता रही है। देखिए अब सब समझिए, जनता तो समझ ही रही है ना। इन्होंने कौन से दिए थे, केवल एक कंप्लीट हुआ था। देना चाहूंगा नहीं, आप पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। 17% 5% बेरोजगारी थी, अभी 4.1 है। आर्थिक स्थिति में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे था, अभी दूसरे नंबर पे है। पर अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये नई सपा है। ये नई सपा क्या होती है? वो सपा है, मैं बताना मुलायम सिंह जी के साथ नहीं है, उनके चाचा नाना मामा सब लोगों को। यही अजीत सिंह के साथ वो उल्टे सीधे बात करते थे, आज अजीत सिंह के लड़के के साथ उन्होंने जोड़ लिया। ये किस बात की बात करेंगे? इनकी जो चरित्र और इनका जो चित्र है वो सबने देखा है, और आज आने वाले समय पर इनको, मैं बार बार कह रहा हूं नज्जा जी, लास्ट सेंटेंस कह रहा हूं, ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में इस बार जो रिजल्ट आएगा तो अगले 50 साल तक सपा और विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगी। अवस्थी साहब धर्म युद्ध पर बात करेंगे कि क्या ये वाकई धर्म युद्ध है, तो बाकी कौन कौन से धर्म इसमें आते हैं उस पर बात करेंगे। अब्बास हैदर साहब आपसे भी इस पर जरूर रिएक्शन चाहेंगे। सचिन रावत साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। बिल्कुल, देखिए मैं आज इन्होंने 5-6 बात कही, मैं उस पर तथ्यों पे बात। अब्बास हैदर साहब बिल्कुल आपसे इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे क्विकली। सचिन रावत साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बालिकाओं को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन इनकी एक बात मुझे बुरी लगी है, मैं उस बात का खंडन करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री का पद सम्मानित पद होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये शब्द है। और यहां शुभेंदु अधिकारी, जो शुभेंदु जी है, वो बैठ करके कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाया जाए, महिलाओं को बढ़ाया जाए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहती है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो रही है, तो वो देखिए जी। ठीक है सचिन रावत साहब, आप ये बात पहले भी कह चुके हैं जी, आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। अब्बास हैदर साहब ये बता दें कि वादे बहुत किए जा रहे हैं, नौकरी दी जाएगी। हालांकि पहले दौर की अगर हम बात करें सपा की तो उसमें कई खामियां गिनवाई जा रही हैं, लेकिन अभी जो है बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं नौकरियों के हवाले से। 300 फ्री यूनिट बिजली की बात हो रही है, जिस पर योगी का कहना है कि जिनके दौर में बिजली ही नहीं मिली वो अब मुफ्त में क्या बिजली देंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं एक सचिन जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इन्होंने, मोदी जी ने ये नहीं बताया था कि बेटी किससे बचाओ, बेटी को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बचाना था। हमने देखा कि उनकी सरकार ने किस तरह से बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, जब कोर्ट का आदेश हुआ तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। जहां तक अपराध की बात है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है,
और आप समझ लीजिए कि केस रजिस्टर नहीं किए जाते, थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसके बावजूद जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसके आधार पे अपराध बढ़ा है, 296% महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। अब उसके बाद 2-3 बातें इन्होंने कही, उनका मैं तथ्यों के आधार पे जवाब देता हूं। सीएमईआई का डेटा है, इन्होंने 5 साल में समाजवादी सरकार के दौरान 38.5% यानी 38.5% एम्प्लॉयमेंट दर थी, यानी रोजगार प्राप्त था लोगों को। इनकी सरकार में 5 साल में वो घट के 32% हो गया, 32% एम्प्लॉयमेंट दर है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में। ये स्थिति है। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो ग्रेजुएट युवा हैं उनकी बेरोजगार, मैं आपको रोजगार दर की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट रेट, डोंट मिसअंडरस्टैंड इट विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, मैं सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैं बेरोजगारी दर भी बता देता हूं, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब मैं पूरी बात जो आपने कही उन सबका जवाब दे रहा हूं। आप बीच में मत बोलिएगा, आप अभी कह रहे थे, जब सचिन जी बोल रहे थे तो आपको आपत्ति हो रही थी, अब जब आप बोल रहे हैं, बेरोजगारी दर की आप जो बात कर रहे हैं वो 5.7% से बढ़ के, सुन लीजिए, 9.7% हो गया था। आपके मंत्री ने विधानसभा में कोविड काल से पहले ये बढ़ा है। बेरोजगारी दर की भी आप बात कर लें, ठीक है। अभी आप झूठे आंकड़े मत लाए, सुनिए, ये आपके सरकार के आधिकारिक आंकड़े, मेडिकल कॉलेज की आप बात करते हैं, आपके मंत्री ने सुन लीजिए, आपके मंत्री ने बताया है मेडिकल कॉलेज के बारे में कि उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज थे, आप कहते हैं 12 मेडिकल कॉलेज थे। आपके मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्यसभा में यह बयान दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पहले पता कर ले। उसके बाद आप एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, कोई एक्सप्रेसवे अगर बनता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वो भूमि अधिग्रहण का होता है। समाजवादी सरकार ने भूमि अधिग्रहण की, एक्सप्रेसवे की, समाजवादी सरकार ने डीपीआर बनाया, आपने ठेकेदार बदल दिया, अपनी पसंद का ठेकेदार, जो देश के सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे अच्छा काम करती है, उसको ना देकर के आपने दूसरी कंपनी को दे दिया। उसके बाद हमने देखा कि कॉस्टिंग कैसे बढ़ गई एक्सप्रेसवे की और क्वालिटी कैसे घट गई, ये काम आपने किया है। जेवर एयरपोर्ट की आप बात करते हैं, उसका जमीन अधिग्रहण किसने किया, कुशीनगर किसने किया, आप बताइए। आप दूसरे के काम को अपना काम बता करके कब तक काम चलाएंगे? देखिए, मैंने कहा था ना, इनके पास काम गिनाने को तो है नहीं, तो आखिर में ये घूम फिर के धर्म पे आई गए, ये हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास काम दिखाने को कुछ है नहीं। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष, धर्म की बात जो है यूपी इलेक्शन में जाहिर सी बात है सबसे पहले सबसे आगे होती है। आपने कहा कि ये धर्म युद्ध है, बीजेपी की सीईसी की मीटिंग भी होनी है और ऐसे में जो है 5वें और 6ठे मरहले के लिए नाम भी सामने आ जाएंगे, लेकिन क्या इस लिस्ट में अब कोई माइनॉरिटी चेहरा, मुस्लिम माइनॉरिटी चेहरा होगा? अपना दल ने तो एक मुस्लिम कैंडिडेट आगे कर लिया है, हैदर अली खान, लेकिन क्या, हालांकि एनडीए अलायंस से है, लेकिन क्या बीजेपी के खेमे से बीजेपी कोई टिकट देगी मुस्लिम चेहरे को? मुनज्जा जी, मैं आपको खाली ये कहना चाहूंगा, ये जिस धर्म की आप बात कर रहे हो शायद उसको आप हिंदू मुस्लिम से लेके जा रहे हो। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा, हम सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं। हमने कोई फर्क नहीं रखा, जहां पे हमारे जो कैंडिडेट जीत सकते हैं मैंने वो कैंडिडेट दिया है, जिन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को उनके जो जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं हमने वो निभाया है। और उस धर्म की बात में हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो और किसी भी धर्म का हो, उसको रहने का अधिकार है। सबका साथ और सबका विकास है। यहां पर जातिगत समीकरण से उनकी पूजा पार्टी के बेसिस पे उनको अलग करना, ये जो राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं, हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। सर, तो फिर 2014 से बीजेपी को आज तक कोई ऐसा चेहरा क्यों नहीं मिला, ऐसा कोई मुस्लिम कम्युनिटी से चेहरा क्यों नहीं मिला जिसको वो आगे कर सके? क्या ऐसा है कि 2014 से कोई भी ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास? बहुत सारे लोग हमारे शाखाओं में जाते हैं, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों को जिनका विकास किया गया है। आज मैं खुद यूपी के चुनाव में हूं और होटल से ही मैं कर रहा हूं, जब मुस्लिम समाज के पास जाता हूं तो ये समझ में आता है, और वो ये कहते हैं कि सपा की सरकारों में हमारे साथ बहुत सारा बलात्कार मतलब बलात्कार होते थे, बदतमीजी होती थी, गुंडई होती थी, और अब जब से ये सरकार आई है इसने कुछ भी, मतलब एक भी दंगा नहीं हुआ। आप सोचिए, एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगे तो हुए हैं सर, यूपी में दंगे भी हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हुई है। एक देखा दंगे का नाम बता दो आप,
एक आध सर, दंगे का नाम बता दो, मैं भी सुन लूं। एक आध नहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पर नहीं, मनोज जी, प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा, उल्टा मुनज्जा जी, आप सेंटेंस की बात करिए, एक बड़ा दंगा बता दीजिए, आप एक नाम दे दीजिए 5 सालों में जी, क्योंकि आप नहीं बता पाओगे और हम आपको उत्तर प्रदेश में हुआ डॉक्यूमेंट उसके आरोपियों को तो आपने टिकट दिया है पहले। अब्बास हैदर साहब अवस्थी साहब पूछ रहे हैं कि कहाँ हुए दंगे। देखिए नाम बता दो। मैं कह रहा हूं एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पे 5600 से अधिक बलवे और दंगे हुए 2020 में। एनसीआरबी का आंकड़ा है, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय के अधीन आता है। सुनिए, आपने तो दंगा आरोपियों को टिकट दिया है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दंगा हुआ उसके आरोपियों को टिकट दे दिया आपने पहले। मैं तो कह रहा हूं, ये है दंगे का आप बताते हैं अपराध उत्तर प्रदेश में। आज देखिए एक विशेष समुदाय का संरक्षित सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी के लिए जो फरार है, उसके लिए आपका पुलिस अधीक्षक एनसीआरबी रिपोर्ट नहीं चलेगी। सचिन रावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सचिन रावत साहब, क्यों नहीं चलेगी? आपकी नहीं है एनसीआरबी, क्या हमने दी है? विपक्ष की है, गृह मंत्रालय की? मैं तो ये 500 से अधिक एनसीआरबी के आंकड़ों में एक वर्ष में दंगे और बलवे हैं, दंगा और बलवा। देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा। ये एक दंगे का नाम पूछ रहे हैं, मैं 2 दंगों का नाम बता रहा हूं। बुलंदशहर में जो दंगा हुआ, वहां हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई और बजरंग दल और हिंदू महासभा के 2 लोगों ने सुबोध जो इंस्पेक्टर सुबोध थे उनकी हत्या की, और ये दोनों आरोपित थे और उनको पूरी भारतीय जनता पार्टी बचा रही थी। और कासगंज में चंदन गुप्ता युवक की हत्या की गई, उसमें भी दंगा कराने की कोशिश की गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी दंगा पार्टी ये नहीं कहलाता। मैं खुद बता रहा हूं, केसेस है, ये स्टैंड अलोन केसेस है। देखिए ये स्टैंड अलोन केसेस है। गजब की बातें कर रहे हैं। मैं ये है दंगा करने वाले, दंगा ही नहीं है। देखिए मुनज्जा जी, ये दंगा नहीं है। दंगा देखिए दंगा करने वाले, कहने का मतलब ये है जब तक जो 2 धर्मों में दंगा ना हो दंगा उसको कहते हैं। बता रहा हूं जैसा मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, इसको दंगा कहते हैं। अब्बास हैदर साहब, अखिलेश यादव का ये बयान कि चाइना असल दुश्मन है, पाकिस्तान तो बीजेपी का पॉलिटिकल दुश्मन है, क्यों और किस तरह से ये बयान दिया गया? क्योंकि उस पर जो है भाजपा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और भाजपा इसको सही तरह से नहीं समझ रही है कि क्या पाकिस्तान फिर दोस्त है। मुझे आवाज नहीं आ रही, फिर से आप। जी, अब्बास हैदर साहब, अखिलेश यादव का ये बयान कि असल दुश्मन तो चीन है, चाइना है, पाकिस्तान तो बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल करती है वोट पॉलिटिक्स के लिए। अब क्या जवाब देंगे ये? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब चुनावी मुद्दे हैं। अब देखिए अभी आप देखेंगे तो इसकी भी अखिलेश यादव ने बोला भैया, मुख्यमंत्री जी 80-20 की बात करते हैं, शायद शुभेंदु जी जो है जवाब में भी अधर्म और अधर्म की बात कर रहे थे, राजधर्म की बात कर रहे थे, लेकिन आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं? आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष 80-20 और पाकिस्तान और जिन्ना की बात करते हैं। ठीक है, ये बातें आपकी पार्टी द्वारा की जाती है। अखिलेश यादव जी ने कहा है तो देश की आर्थिक संकट है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान कर रहा है वो चीन कर रहा है। हमने देखा किस तरह से सियाचिन में चीन लगातार अरुणाचल में हमारी जमीन पे कब्जा करता जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। किस तरह से सड़क बनाई जा रही है वहां पे, हम सबने देखा, और कोई आप सरकार की तरफ से। अवस्थी साहब, क्या बयान के दिया था और क्या जवाब दे रहे हैं ये लोग? जिन्ना करते रहे अभी तक, अभी जिन्ना करते हुए पाकिस्तान के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान से जुड़े होने की बात कर रहे हैं। अब आपने जिन्ना की बात तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने करी है। हमने तो ये कहा कि अगर एक जगह से पड़े हुए 2 व्यक्ति एक देश को जोड़ सकता है, एक तोड़ सकता है, तो उसी तरह से देश की 2 पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, एक समाजवादी जो जनता को जोड़ने का काम करती है, एक भारतीय जनता पार्टी जो जनता को तोड़ने का काम करती है। तो इसमें क्या तकलीफ है आपको? सचिन रावत साहब, आपसे इस पर कमेंट चाहेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी डिबेट स्टार्ट हुई थी और बेरोजगारी, महिलाओं के मुद्दे पर डिबेट थी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जैसे स्पष्ट तौर पे धर्म युद्ध की बात की और पूरी डिबेट में पोलराइजेशन स्पष्ट तौर पे होने लगा। अब ये डिबेट आखिरी तक जाकर के पोलराइजेशन पर आ गई। मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी बिना बताए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा सकते हैं और उनकी मां के पैर छू सकते हैं प्रधानमंत्री की। तो मैं आज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्यों उजागर होता रहता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर जवाब दे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महिलाओं पे उत्पीड़न, किसानों की समस्या सार्वजनिक हो गई है, उसमें लोग वोट करने वाले हैं। ये ध्रुवीकरण की सियासत अब नहीं चलने वाली है। शुभेंदु जी, आप जो है आपका जो काला चेहरा है उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, क्योंकि आपने बड़े बड़े वादे दिखा करके राम के नाम पर वोट तो ले लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जंगल सचिन रावत साहब, अब तमाम तर पार्टियां जो है वादे तो कर रही है, कई दावे किए जा रहे हैं, रोजगार के हवाले से चाहे हो, चाहे तो सिक्योरिटी के हवाले से हो, हर तरह से जाने की कोशिश अवाम को की जा रही है। लेकिन अब ये फैसला अवाम के हाथ में है कि अवाम किस पार्टी को आगे चुनती है, किनके वादों पर भरोसा करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, सचिन रावत साहब, अब्बास हैदर साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।